जब किसी पुरानी जर्जर इमारत को गिराने का प्लान बनता है ना, हम्म। तो अक्सर लोग कंट्रोल डेमोलिशन की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक फिक्स टाइम पर बटन दबाया और बिल्डिंग अपनी ही जगह पर गिर गई, राइट। एकदम सफाई से। ऐसा लगता है जैसे साइंस और मैथ्स का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल हो। हम्म। पर जरा सोचिए कि बटन दबाने के बाद इमारत तो गिरे, लेकिन उसका मलबा हर दिशा में बेकाबू होकर उड़ने लगे। ओ, यानी आसपास के घर भी तबाह होने लगे। एग्जैक्टली। और उस मलबे की धूल से पूरे शहर का दम घुटने लगे। आज 1 अप्रैल 2026 को अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखें तो स्थिति बिल्कुल इस बेकाबू मलबे जैसी ही है। सही कहा। क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था, आज उसे पूरे 5 हफ्ते हो चुके हैं। 5 हफ्ते। और जो एक कंट्रोल्ड मिलिट्री ऑपरेशन लग रहा था शुरू में, उसने आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लिया है। बिल्कुल। और अक्सर ये मान लिया जाता है कि वॉर के रिजल्ट्स किसी लैब एक्सपेरिमेंट की तरह कंट्रोल्ड होंगे, पर ग्राउंड रियलिटी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हमारे सामने जो भी नोट्स, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का स्टैक है, हमारा मेन मिशन बस इस मलबे के बीच से रियलिटी को बाहर निकालना है। हाँ, और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में किसी भी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल साइड का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। राइट। हम बस ग्राउंड रियलिटीज, अमेरिका और इजराइल के बीच के जो नए डिफरेंसेस उभर रहे हैं, और दुनिया खासकर इंडिया पर इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, उनका एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट एनालिसिस कर रहे हैं, या फैक्ट्स का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। क्योंकि बाहर से देखने पर यह सब किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, पर यह एक रियल लाइफ ग्लोबल क्राइसिस है, जिसका डायरेक्ट असर डेली लाइफ और ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ रहा है। सही बात है। तो चलिए शुरुआत में चलते हैं। आज जो ये धूल उड़ रही है ना, इसकी बुनियाद उस परफेक्ट प्लान में रखी गई थी जो 28 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल का वो अनप्रेसिडेंटेड मूव। एग्जैक्टली। उन्होंने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट किया, और पहले ही झटके में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। एक ही झटके में पूरी टॉप लीडरशिप खत्म। हाँ, और साथ ही उनकी न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रीज और एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के पीछे दोनों देशों के अपने अपने क्लियर और अलग लॉजिक थे। अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ईरान हमेशा से उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहा है, यानी उनके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा। बिल्कुल। और इजराइल का गोल इस खतरे को रूट से खत्म करना था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान को किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए। राइट। तो दोनों ने इस भारी बॉम्बिंग को अपना बेस्ट ऑप्शन माना। पर कहानी यहाँ से एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी ईरान शांत नहीं बैठा। वही तो, एक जबरदस्त काउंटर अटैक देखने को मिला। इजराइल और गल्फ रीजन में जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, वहां उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी। पर जिस एक कदम ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की सांसें अटका दी, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा। ओह वाह, हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट। ये वो नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। इसके ब्लॉक होते ही रातों रात एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस पैदा हो गया, जो कि बहुत अलार्मिंग था। मतलब इसको एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल किसी चेस के गेम जैसा है, जैसे आपने सीधे राजा को मात दे दी हो। लीडरशिप खत्म कर दी, लेकिन फिर भी बचे हुए मोहरे पूरे बोर्ड पर अपने आप तबाही मचा रहे हैं। ये चेस वाली एनालॉजी एक्चुअली बहुत सटीक है। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि लीडरशिप के पूरी तरह खत्म होने के बावजूद ईरान ने इतना बड़ा ग्लोबल ऑयल चोक पॉइंट कैसे ब्लॉक कर दिया? बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल रूम के ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, इस बिसात पर मोहरों को राजा के बिना चलने की ट्रेनिंग दशकों पहले ही दी जा चुकी थी। अच्छा। हाँ, इसका सीक्रेट उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। इसे मोज़ेक डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। मोज़ेक डॉक्ट्रिन। राइट। IRGC किसी नॉर्मल आर्मी की तरह सिर्फ कैपिटल से आने वाले ऑर्डर्स पर डिपेंड नहीं करती। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर टॉप लीडरशिप या कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो जाएं, तो भी लोकल कमांडर्स अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। ओह आई सी। तो उनको तेहरान से किसी ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल नहीं।
हॉर्मुज़ स्ट्रेट के कोस्टल एरियाज में उनके छोटे फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, छुपी हुई एंटी शिप मिसाइल्स और अंडर वाटर माइंस का एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क पहले से बिछा हुआ है। ये उनका प्लान बी था, जो लीडरशिप के गिरते ही ऑटो पायलट मोड पे एक्टिवेट हो गया। यानी ये कोई सडन रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने पहले से मान लिया था कि उनका कंट्रोल रूम कभी भी तबाह हो सकता है। एकदम। और यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर का क्लासिक एग्जाम्पल है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली जब किसी कंट्री को पता होता है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से आमने सामने की ट्रेडिशनल आखिरी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो वो फ्रंट लाइन पर लड़ने के बजाय उस नस को दबा देते हैं जिससे पूरी दुनिया को दर्द हो। और इस केस में वो नस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एग्जैक्टली। और ग्लोबल मार्केट्स में ये दर्द साफ फील हो रहा है। पर अगर हम आज के डेटा को देखें, मतलब अटैक के 5 हफ्ते बाद की रिपोर्ट्स, तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। हाँ, डेटा काफी इंटरेस्टिंग आने लगे हैं। राइट। लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती है कि तेहरान की तरफ से मिसाइल फायरिंग में 86% 86% की कमी आई है। ड्रोन अटैक्स 73% तक कम हो गए हैं। और तो और ग्राउंड रिपोर्ट से पता चल रहा है कि IRGC के अंदर बड़े पैमाने पर डिजर्शंस हो रहे हैं, यानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सही बात है। इन्हीं नंबर्स को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरान अब बेसिकली डिमोलिश हो चुका है। उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेड्जेथ ने भी अगले कुछ दिनों को डिसाइसिव बताया है। तो क्या इन आंकड़ों को देखकर ये मान लेना चाहिए कि ईरान की मिलिट्री पावर अब सच में खत्म हो चुकी है? देखिए, ये लॉजिक अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि डेटा क्लियरली दिखाता है कि ईरान की ट्रेडिशनल मिलिट्री और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डीपली हिट किया गया है। हाँ, वो तो है। उनकी मिसाइल फैक्ट्रीज और एयर डिफेंस ग्रिड एक्सटेंसिवली डैमेज हुए हैं। इस नुकसान से रिकवर होने में उन्हें बरसों लग सकते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को सिर्फ डिफीट के पर्सपेक्टिव से देखना एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है। कैसे, अगर अटैक इतना कम हो गया है तो? क्योंकि मिसाइल अटैक्स में 86% कमी का मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने बचे हुए लिमिटेड वेपन्स को होर्ड कर रहे हैं, यानी बचा कर रख रहे हैं। हाँ, ताकि आगे चलकर अगर वॉर लंबा खिंचता है तो उनके पास यूज करने के लिए कुछ रिजर्व बचा रहे। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग ट्विस्ट है। एक तरफ अमेरिका क्लेम कर रहा है कि ईरान टूट चुका है, पर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कुछ और ही मूवमेंट हो रही है। राइट, पाकिस्तान वाला बैक चैनल। एग्जैक्टली। रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान हार मानने के बजाय पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से बैक चैनल टॉक्स की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने अमेरिका के 15 पॉइंट मैक्सिमलिस्ट प्लान को टोटली रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, और ये एक्सपेक्टेड भी था। पर इस 15 पॉइंट प्लान का इतना जिक्र क्यों होता है? इसमें ऐसी क्या कंडीशंस है जो ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है? इस प्लान को मैक्सिमलिस्ट कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज का जीरो स्कोप है। इसकी 3 मेन कंडीशंस ही इसको ईरान के लिए अनएक्सेप्टेबल बना देती हैं। कौन सी 3 कंडीशंस? पहली, ईरान के एंटायर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को परमानेंटली डिसमेंटल करना, सिर्फ पॉज करना नहीं। ओके, टोटली उखाड़ फेंकना। बिल्कुल। दूसरी कंडीशन है उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह शट डाउन करना। और तीसरी, सबसे बड़ी कंडीशन, मिडिल ईस्ट में उनके जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, जैसे हिजबोला या हूती रेबल्स, हाँ, उन प्रॉक्सीज की हर तरह की फंडिंग और वेपन सप्लाई को हमेशा के लिए बंद करना। अब ईरान के एंगल से सोचिए, इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का मतलब है बिना प्रैक्टिकली लड़े अपनी रीजनल सॉवरेनिटी और पावर को सरेंडर कर देना, जो कि वो कभी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और शायद यही वजह है कि ईरान ने एक और नई रादर शॉकिंग वार्निंग इशू की है। उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल से वो डायरेक्ट अमेरिकन कंपनीज को टारगेट करेंगे। हाँ, एप्पल, गूगल, टेस्ला, बोइंग। राइट। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और मुझे लगता है कि थोड़ा स्केप्टिसिज्म यहाँ बनता भी है। बोलिए। अगर एक मिलिट्री एक्चुअली 86% डिमोलिश हो चुकी है, जिनके सोल्जर्स भाग रहे हैं, जिनके पास बेसिक वेपन्स कम पड़ रहे हैं, तो एप्पल या टेस्ला जैसी मैसिव ग्लोबल कंपनीज पर अटैक की थ्रेट कितनी प्रैक्टिकल है? ये सवाल सबके दिमाग में है आज। मतलब क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए एक खोखली गिदड़ भभकी है, या इसके पीछे वाकई कोई डेंजरस स्ट्रैटेजी काम कर रही है? मैं कहूंगी कि इस वार्निंग को सिर्फ एक एम्प्टी थ्रेट मानना एक बहुत बड़ी गलती होगी। हिस्ट्री गवाह है कि जब कोई कन्वेंशनल आर्मी वीक होती है तो वो नए मोर्चे खोलती है, जिसे हम एसिमेट्रिक साइबर वॉरफेयर कहते हैं। साइबर वॉरफेयर। हाँ, ऐसे में उन कंपनीज की बिल्डिंग्स पर मिसाइल्स नहीं गिरेंगी,
बल्कि उनके ग्लोबल ऑपरेशंस को पैरालाइज किया जाएगा। पर ये काम कैसे करता है? एक ग्लोबल सप्लाई चेन पर साइबर अटैक प्रैक्टिकली कैसा दिखता है? मान लीजिए टेस्ला की गाड़ियां किसी मेजर पोर्ट से शिप हो रही हैं। ईरान के हैकर्स उस पोर्ट के लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर में रैंसमवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे पूरा शिपिंग सिस्टम हफ्तों तक जाम हो जाएगा। ओ वाह! या फिर सोचिए गल्फ कंट्रीज में जो गूगल या एप्पल के डेटा सेंटर्स हैं, उनके पावर ग्रिड को साइबर हैक के थ्रू शटडाउन किया जा सकता है। ये कंपनीज डेटा और स्मूथ सप्लाई चेन पर जिंदा हैं। सही बात है। एक ट्रेडिशनल वॉर के कंपैरिजन में साइबर अटैक बहुत सस्ता होता है, पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ। अगर उन्होंने इन अमेरिकन कॉर्पोरेट सिंबल्स के ऑपरेशंस कुछ दिन के लिए भी रोक दिए तो वॉल स्ट्रीट में पैनिक मच जाएगा। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर डूब सकते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी किसी मिलिट्री बेस को उड़ाने के बजाय सीधे अमेरिकन सिटीजन्स की जेब, उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनके स्टॉक मार्केट पर अटैक करने की है। ये ऐसी लड़ाई है जो बॉर्डर्स पर नहीं, सर्वर रूम्स में लड़ी जाएगी। स्पॉट ऑन एनालिसिस। और इस साइबर थ्रेट और हार्मोन स्ट्रेट के कंटिन्यू होते डेडलॉक को देखकर ही शायद अमेरिका अब इस वॉर से एग्जिट लेने के बारे में सोच रहा है। एग्जिट लेने के बारे में? हाँ, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये सिचुएशन एक ऐसे स्वॉम्प यानी दलदल में बदल सकती है जहां कन्वेंशनल मिलिट्री विक्ट्री का कोई सेंस नहीं बचेगा, बस इकोनॉमिक लॉसेस बढ़ते जाएंगे। और लगता है इसी दलदल से बाहर निकलने की इस जल्दबाजी ने अमेरिका और इजराइल के अलायंस में एक बड़ी रिफ्ट पैदा कर दी है। ओ डेफिनेटली, वो रिफ्ट अब साफ दिख रही है। लेटेस्ट सोर्सेज बताते हैं कि ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में यानी मिड अप्रैल तक इस ऑपरेशन से कंप्लीटली बाहर निकल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बिना किसी फॉर्मल डील के भी निकलने को तैयार हैं। वही तो, उनका लॉजिक ये है कि उनका जो मेन गोल था यानी रिजीम चेंज, वो टॉप लीडरशिप के खत्मे के साथ ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। उन्हें लगता है उनके बैकआउट करने से टेंशन कम होगी और ऑयल प्राइसेस वापस गिर जाएंगे। सही बात है। अमेरिकन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का ये मैथ्स बहुत क्लियर है। उनके लिए ये एक स्पेसिफिक मिशन था, न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना और लीडर्स को हटाना। काम खत्म। अब इलेक्शन साइकिल और डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखते हुए घर वापसी का टाइम है। लेकिन जैसे ही हम इस अलायंस के दूसरे पार्टनर यानी इजराइल की तरफ देखते हैं तो उनका नजरिया बिल्कुल ऑपोजिट है। और यही क्लैश सबसे बड़ा इशू बन गया है। इजराइल का स्टैंड है कि वो ईरान को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, परमानेंटली। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि इजराइल अकेले भी इस जंग को कंटिन्यू रख सकता है। राइट, यहाँ एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। इजराइल चाहता है कंप्लीट विक्ट्री ताकि ईरान फ्यूचर में कभी खड़ा ना हो सके, और अमेरिका चाहता है एक डील या फिर एक ग्रेसफुल एग्जिट ताकि उनकी इकोनॉमी बची रहे। बिल्कुल, इसको ना एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह सोच सकते हैं। कैसे? जैसे 2 बड़े इन्वेस्टर्स ने मिलकर किसी कंपेटिटर कंपनी को टेक ओवर किया हो। अब एक पार्टनर अमेरिका अपना शुरुआती प्रॉफिट निकालकर एग्जिट करना चाहता है क्योंकि उसे मार्केट क्रैश का डर है। हाँ, मेक सेंस। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है इजराइल, वो चाहता है कि कंपेटिटर को मार्केट से हमेशा के लिए वाइप आउट कर दिया जाए ताकि फ्यूचर में कोई आफत ही ना रहे। ये बहुत ही एक्यूरेट एनालॉजी है। पर यहाँ में सवाल ये है, अगर अमेरिका सच में अपना सपोर्ट पुल आउट कर लेता है, अपना लॉजिस्टिक्स और इंटेल हटा लेता है, तो क्या इजराइल सचमुच अकेले इतने मैसिव और कॉम्प्लेक्स वॉर को सस्टेन कर पाएगा? देखिए, ये इस वक्त का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है। अगर हम टेक्नोलॉजी और एयर सुपीरियॉरिटी की बात करें तो नो डाउट इजराइल काफी आगे है, लेकिन ईरान जैसा वास्ट कंट्री जिसका जियोग्राफिकल साइज इतना बड़ा है, उसके खिलाफ लंबा वॉर लड़ना, वो भी अमेरिका के लॉजिस्टिकल और डिप्लोमैटिक सपोर्ट के बिना ये लगभग इम्पॉसिबल है। इजराइल के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो फिजिकली ईरान को ऑक्यूपाई कर सके। तो फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं? अगर अमेरिका इस वॉर से निकल जाता है तो इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल का रोल एकदम बदल जाएगा। रोल बदल जाएगा? उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? उनकी नई स्ट्रैटेजी क्या होगी? इजराइल इस रीजन में एक एनफोर्सर या आप कह सकते हैं एक रीजनल पुलिसमैन बन जाएगा। अच्छा। डिप्लोमैटिक टर्म्स में इस स्ट्रैटेजी को मोइंग द ग्रास यानी घास काटने की स्ट्रैटेजी कहा जाता है। मूविंग द ग्रास, इंटरेस्टिंग। हाँ, अमेरिका भले ही पीछे हट जाए पर इजराइल कांस्टेंट सर्वेलेंस रखेगा। अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की या हॉर्मोज स्ट्रेट में नई मिसाइल्स डिप्लॉय की तो इजराइल सीधे उन स्पॉट्स पर बॉम्बिंग करेगा। एग्जैक्टली, अकेले और बहुत प्रिसाइसली, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले कई सालों से
गाजा या सीरिया में टाइम टू टाइम किया है, टारगेटेड स्ट्राइक्स, ताकि दुश्मन की पावर कभी एक लिमिट क्रॉस ना कर सके। पर इस स्ट्रैटेजी का तो सीधा मतलब ये हुआ ना कि ये वॉर फॉर्मल टर्म्स में कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो बस एक नए एंडलेस फेज में चली जाएगी जहां हर कुछ महीनों में एक नई एयर स्ट्राइक देखने को मिलेगी। और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स इसी बात से सबसे ज्यादा डरते हैं। ये जो परमानेंट इंस्टेबिलिटी है, ये उस रीजन का नया नॉर्मल बन सकती है, और इसलिए करंट सिचुएशन इतनी फ्रिजाइल है। इन सब चीजों को कनेक्ट करने के बाद जो बिग पिक्चर सामने आती है वो बहुत आई ओपनिंग है। ये कोई सिर्फ मिडिल ईस्ट का लोकल झगड़ा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। इस डीप डाइव से ये क्लियरली समझ आता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी एक दूसरे से इस तरह इंटरलॉक्ड हैं कि किसी एक जगह पर अटैक होता है और पूरी दुनिया के मार्केट्स में भूकंप आ जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर का आपस में इतना डायरेक्ट लिंक शायद हिस्ट्री में पहले कभी इतना विजिबल नहीं था। दुनिया के एक कोने में सप्लाई चेन रुकती है और दूसरे कोने में लोगों के घर का बजट बिगड़ जाता है। और इस इम्पैक्ट को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना बहुत क्रूशियल है। अक्सर लोग बस पेट्रोल महंगा हो जाएगा बोलकर बात खत्म कर देते हैं। हाँ, पर इशू इससे कहीं बड़ा है। राइट। इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का एक बहुत बड़ा चंक इंपोर्ट करता है। जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसा चोक पॉइंट ब्लॉक होता है और ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इसका डायरेक्ट असर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी फॉरेक्स पर पड़ता है। सही कहा। इंपोर्ट बिल बढ़ने से डॉलर के सामने रुपए वीक होता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, और इसका इफेक्ट एक आम इंसान के होम लोन से लेकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ तक हर चीज पर होता है। ये पूरा एक मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट है। क्रूड ऑयल के प्राइस में $1 का भी जंप डेवलपिंग नेशंस की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को स्लो डाउन कर देता है। तो इस डीप डाइव में हमने काफी हैवी टॉपिक्स कवर किए। हमने देखा कि कैसे एक सिंगल मिलिट्री ऑपरेशन ने दुनिया के 20% ऑयल सप्लाई को चोक कर दिया। हाँ, और कैसे एक हेविली डैमेज्ड आर्मी साइबर स्पेस के थ्रू दुनिया की टॉप कंपनीज को हॉस्टेज बनाने की धमकी दे रही है। और साथ ही कैसे वो दो सुपर पावर्स जिन्होंने ये प्लान मिलकर स्टार्ट किया था, अब अपने अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के चलते अलग रास्ते लेने के कगार पर हैं। बेसिकली ये पूरी क्राइसिस प्रूव करती है कि आज के टाइम में पावर की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। सिर्फ मिसाइल्स की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, सप्लाई चेन्स और साइबर नेटवर्क्स पर कंट्रोल करना उससे भी बड़ा वेपन बन चुका है। बिल्कुल। अब टाइम आ गया है इस गहरी चर्चा को रैप अप करने का। लेकिन जाने से पहले एक थॉट है जो इस पूरे सिनेरियो पर और डीपली सोचने को मजबूर करता है। कौन सा थॉट? शुरुआत में हमने उस कंट्रोल्ड डेमोलिशन वाली एनालॉजी डिस्कस की थी, जहां मलबा बेकाबू हो जाता है। अगर अमेरिका सच में मिड अप्रैल तक पुल आउट कर लेता है और इजराइल मिडिल ईस्ट का एक परमानेंट एनफोर्सर बनकर वहां अकेला रह जाता है, तो क्या इस एंडलेस फ्रिक्शन के नतीजे में फ्यूचर में ईरान के अंदर एक ऐसा अंडरग्राउंड इनविजिबल नेटवर्क पैदा नहीं होगा? एक मिनट। एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक्चुअल बॉर्डर या जमीन से नहीं लड़े, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के जरिए दुनिया को परमानेंटली डिस्टेबलाइज कर दे। ये तो काफी चिलिंग थॉट है, क्योंकि हिस्ट्री यही दिखाती है कि जब आप किसी को कन्वेंशनल वॉर लड़ने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते तो रेजिस्टेंस और बदला नए, अनसीन और कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ले लेता है। राइट। और हो सकता है कि उस डेमोलिशन की धूल कभी जमीन पर सेट ही ना हो, बल्कि वो इस हवा का हिस्सा बन जाए जिसमें पूरी दुनिया हर रोज सांस लेती है। एकदम सही बात। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तो बस आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस फास्ट चेंजिंग और कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप पर नजर बनाए रखना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये किसी फार अवे लैंड की स्टोरी नहीं है। ये आज की रियलिटी है जो डायरेक्टली हर घर से जुड़ी है।